नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये साइंस के क्वेश्चन आपको तीनों सेक्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से लेकर बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जिनको भी रेलवे का एग्ज़ाम देना है, चाहे तो आप NTPC दे रहे हो, चाहे तो आप RPF दे रहे हो, टेक्नीशियन दे रहे हो, ALP दे रहे हो, सभी के लिए जो है रामबाण होगी। और जो भी बात आपके लिए न्यू हो उसे ज़रूर या तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इससे भी अच्छा करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके सिंबल कैसे होते हैं। जो विज्ञान से पढ़े हैं उनको तो इजी वे में समझ में आता है, लेकिन जो आर्ट से पढ़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। सिंगल बॉन्ड इस प्रकार के एक लकीर होते हैं, डबल बॉन्ड इस प्रकार से दो लकीर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से तीन लकीर होते हैं, पाई बॉन्ड जैसा आप मैथ में पाई को देखते हैं उसी प्रकार से पाई बॉन्ड अपन कहते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये कुछ सिंबल हैं जो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि भाई डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड में अपने को पाई बॉन्ड की संख्या 1 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस बॉन्ड में कौन कौन से जो है चीज़ पाई जाती है। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात कर लें, है ना, ये हम सिंगल S भी लिख देता हूँ। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात कर लें तो इसमें आपका, है ना, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होगी और पाई बॉन्ड की संख्या 0 होगी। तो कल हो के अगर आपसे पूछे कि सिंगल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं तो 0, और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो 1 बताइएगा। इसके अलावा अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर लें तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी 1 होती है और आपका पाई बॉन्ड भी 1 होती है, यानी 1 और 1 2, 1 + 0 1, यानी सिंगल बॉन्ड, 1 और 1 2, यानी डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, ट्रिपल T भी लिख देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड में आपकी जो संख्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की संख्या तो 1 ही होगी, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। चूंकि पाई बॉन्ड पूछा है तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ जैसे आपका स्ट्रक्चर लिख देता है मीथेन का, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर आपसे पूछता है, सूत्र लिख देता है और फिर पूछता है कि इसमें, है ना, पाई बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड का योग कितना है। तो आप क्या करेंगे, जानेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये CH4 का अपन जो संरचना खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, इस प्रकार से CH4 का संरचना खींचा जाता है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं और सभी सिंगल बॉन्ड से साथ जुड़े होते हैं। अभी हमने क्या कहा कि सिंगल बॉन्ड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, अर्थात पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो गया। अब हमें सिग्मा बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड तो 4 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये टोटल जो आंसर आएगा 4 आएगा। तो इस हिसाब से आने वाले समय में कभी भी पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो बेसिक यहाँ से क्वेश्चन, जो बेसिक यहाँ से आपको समझना है तभी इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने रेलवे की क्लास जो पेड वाली सीरीज चल रही है 30, वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ। देखिए, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जो बेसिक है वो क्या है, एल्केन है। क्या है भाई, एल्केन है। एल्केन जो है संतृप्त होते हैं और अन्य जो 2 गो बच गया, एल्कीन और एल्काइन, ये क्या होता है, असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त होता है। और ये जो एल्केन है ये संतृप्त होते हैं। सबसे पहले एल्केन का सूत्र भी पूछता है, CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन होता है उसका होता है CnH2n होता है। इसमें कुछ भी नहीं होता एल्कीन के अंदर। और जो एल्काइन होता है, जो 5 वर्ड में लिखे जाते हैं, वो होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं,
है ना, एन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। और जो एल्केन है ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तो जितने भी एल्केन फैमिली से जो भी तत्व हैं उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। और जो आपका एल्कीन चाहे एल्काइन है इसमें आपका डबल बॉन्ड भी पाए जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाएंगे। तो सबसे बेसिक बात तो यहाँ से उठी। फिर अपन जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड की संख्या 0 होती है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई पाई जाती है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई पाई जाती है। चलते हैं हम आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधा में स्टोमेटा का निर्माण किससे होता है? पेड़ पौधा में स्टोमेटा का निर्माण किससे होता है? सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्टोमेटा क्या होता है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं, रंध्र। ये रंध्र के द्वारा क्या होता है? CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है सर, यानी श्वसन की क्रिया होती है पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है ये कहाँ पर ही होती है? तो ये होती है आपका रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा होती है ना। तो ये जो स्टोमेटा है इसका निर्माण कैसे होता है? तो स्टोमेटा का निर्माण होता है सर गार्ड सेल से। गार्ड सेल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा का निर्माण कैसा होता है? गार्ड सेल से होता है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है? मैंने अभी आपको बताया CO2 और O2 का आदान प्रदान अर्थात पौधों में इसी के माध्यम से श्वसन होती है। अगर स्टोमेटा आपके ऑप्शन में नहीं है और लिख रहा है क्वेश्चन में कि भाई पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वहाँ पे हरा भाग आंसर हो सकता है ना। हरा भाग ऑप्शन में हो सकता है, हरा भाग ऑप्शन में हो सकता है या स्टोमेटा हो सकता है। तो स्टोमेटा बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे आपके श्वसन की क्रिया होती है पेड़ पौधे के अंदर। अभी आपने देखा कि स्टोमेटा का निर्माण जो होगा ये गार्ड सेल के द्वारा होगा। अब क्या होता है भाई, कैसे होता है श्वसन? ये जो गार्ड सेल है इसमें जब आपका वाटर फिल हो जाता है ना, ये जो आपका गार्ड सेल है इसमें जब आपका वाटर फिल हो जाता है, इसकी लेयर जब बढ़ जाती है, इसकी जब लेयर बढ़ जाती है वाटर फिल होने से, ठीक है भाई, तो इसका जो है आकार में विस्तार हो जाता है। आकार जो है इसका विस्तृत होने लगता है। और जब इस आकार में विस्तार हो जाता है या विस्तृत हो जाता है तो स्टोमेटा के जो छिद्र है ना, स्टोमाटा के जो छिद्र होते हैं, जो आपका रोए होते हैं, वो जो है ओपन हो जाता है ना, ऑन हो जाता है। और उसी कारण जो है आपका O2 और CO2 का आदान प्रदान होने लगता है। इसे ही कहते हैं कि पेड़ पौधे में यहाँ से श्वसन हो रही है इसके माध्यम से, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हरित लवक पेड़ पौधों में कहाँ रहता है ना। हरित लवक जो है ये पेड़ पौधों में कहाँ रहता है, हमने 2-3 दिन पहले ही बताया है। हरित लवक क्या होता है ना, जो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए यह जिम्मेवार है, इनके बिना संभव नहीं है। इसीलिए रात के समय जो है पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की घटना को जो अंजाम नहीं देते हैं, है ना। तो ये जो हरित लवक है ये कहाँ पाए जाते हैं पेड़ पौधे के अंदर? तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। आपका कौन सा हरित लवक है ना, क्लोरो, क्रोम लिखते हैं ना वैसे ही इनको लिखेंगे, CH होता है फिर R होता है, क्लोरो है ना, क्लोरो प्लास्ट, PLAST प्लास्ट। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में आपका हरित लवक पाया जाता है। देखिए हरित लवक के अंदर भी एक लिक्विड फॉर्म का द्रव पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, अगर कल हो के एग्जाम में पूछे तो इसे स्टोर्मा कहते हैं। स्टोर्म लिखते हो ना, उसी प्रकार से इसे स्टोर्मा कहते हैं। जो आपके क्लोरोफिल यानी हरित लवक या पर्ण हरित भी इसे कहते हैं, इनके अंदर जो लिक्विड पाई जाती है इसे स्टोर्मा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टोर्म मतलब तूफान होता है, उसी में ए जोड़ देते हैं। स्टोर्मा हरित लवक के अंदर पाए जाने वाली लिक्विड को कहते हैं। और हरित लवक क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जिम्मेवार है, जो सूर्य से एनर्जी को ग्रहण करता है। पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, इंसान में नहीं पाए जाते हैं। और पौधों को हरा रंग देने के लिए भी यही जिम्मेवार है, तो इसे ही ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ना, प्रश्न है कि भाई m द्रव्यमान वाला कोई पिंड, m द्रव्यमान वाला कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो r रेडियस के साथ जो है एक सर्किल पर जो है p रैखिक संवेग से गतिशील है, इसकी अभिकेंद्रीय बल क्या होगी? इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी अभिकेंद्रीय बल क्या होगी। तो जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होता है यानी FC होता है, FC बराबर क्या होता है भाई? mv² बट्टा रेडियस या फिर उस पथ की जो है त्रिज्या, ठीक है। तो mv² बट्टा रेडियस हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीपिटल बल फोर्स, है ना। तो इनका mv² बट्टा r होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ का मान जो है अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कहीं भी m जो है ऊपर में नहीं है। इसका मतलब है कि इस m को पहले मुझे हटाना पड़ेगा ऊपर से, तभी हम ऑप्शन के हिसाब में जा पाएंगे। जैसे मैथ को अपन बनाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, वैसे ही यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये 2018 से 2022 तक 4 बार रिपीट किए गए हैं रेलवे के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सूत्र पे आधारित है, इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो सूत्र पे आधारित क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिनको सूत्र की परख हो भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें तुक्का भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये जो आपका अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है आपका mv² बट्टा r, जहाँ m क्या है, कोई भी बच्चा m क्या है, m क्या है भाई, m क्या है, m होता है आपका मास, क्या होता है, m होता है आपका मास, और v क्या होता है वेलोसिटी, और r क्या है, ये पथ की जो है आपका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मास तो आपको पता दिया है, r भी दे दिया है, बस v पता है क्या, अभिकेंद्रीय बल क्या होगी, भी पता नहीं है, लेकिन P पता है ना। तो आप सभी को पता है कि भाई P बराबर क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है। अगर मैं इसको mv के फॉर्म में ले यानी P के फॉर्म में ले आऊँ तो अपना काम बन जाएगा। तो मैंने क्या करना अभी कि भाई mv² बाई r में दोनों साइड अगर ऊपर नीचे मैं m से गुना कर दूं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार m हो जाएंगे और 2 बार v भी हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को ऊपर और नीचे सेम चीज़ से गुना या भाग करने पे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों जो है m/m से भाग दे दिया, या फिर m से ऊपर गुना m से नीचे गुना कर दिया, नीचे में हमारा rm बच जाएगा। और आप सभी जानते हैं mv बराबर, मैंने अभी कहा कि P होता है यानी संवेग होता है मास गुने वेलोसिटी, तो mv का होल स्क्वायर को हम p² लिख सकते हैं और नीचे में rm बच गया, तो p² बट्टा rm जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी p² p गुने p mr, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो बच्चा नहीं समझे फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर बट्टा रेडियस। यहाँ पे हमें मास पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, रेडियस पता है, लेकिन P के फॉर्म में दिया है सभी ऑप्शन, तो हम P बराबर मास गुने वेलोसिटी होता है पता है। अब मैं mv² बट्टा r को दोनों ऊपर नीचे अगर m से गुना कर लूँ कोई फर्क नहीं आएगा सर। 2 में अगर 2/2 से गुना कर दो, या सॉरी भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2/1 को जो 2 है 2 से ऊपर भी गुना कर दो, 2 से नीचे भी गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4/2 हो जाएगा, कट के फिर से 2 हो जाएगा सर, है। तो उसी प्रकार से mv² बट्टा r, ऊपर भी m से गुना नीचे भी m से गुना, ये इसलिए कि p के फॉर्म में आ जाए, तो mv का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में और नीचे में rm हो जाएगा। mv को अपन p लिख सकते हैं, तो p² बट्टा rm आपका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा त्वरण। त्वरण की बीमीय सूत्र क्या होती है सर, त्वरण की बीमीय सूत्र क्या होती है, किसी भी चीज की बीमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है सर, सबसे पहले उस चीज का जो सूत्र है ये आपको आना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है, एक्सलरेशन जिसे अपन बोलते हैं, एक्सलरेशन। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बट्टा समय होता है, वेग बट्टा समय होता है, वेलोसिटी बट्टा टाइम होता है ना, वेलोसिटी बट्टा टाइम होता है ना। अब वेग का क्या होता है भाई, वेग का क्या होता है, ms इनवर्स होता है, और टाइम का तो टाइम में अपन t लिख सकते हैं, तो हम यहाँ s लिख दिए हैं, तो ms इनवर्स 2 हो जाएगा। इसको s को ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर से बढ़ के 1 पावर और माइनस में चला जाएगा, क्योंकि s नीचे है, तो ms इनवर्स 2 हो जाएगा। अब m किसका होता है, जो 7 आपका भौतिक मात्रक है उसमें m किसका होता है, तो m मतलब मीटर होता है, मीटर मतलब लंबाई का होता है, तो m कितने बार है, 1 बार, तो हम l 1 बार लिख लेंगे। s किसका होता है, सेकेंड टाइम का होता है सर, तो मैं यहाँ पे t लिख दूंगा, और इसके पावर में क्या है -2, तो l t इनवर्स 2 जहाँ पे भी होगा आपका एक्सलरेशन का बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो आइए फिर समझाते हैं। मैंने कहा किसी भी चीज़ की बीमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका जो फार्मूला है वो जरूर आना चाहिए। सर त्वरण का होता है आपका वेग बट्टा क्या होता है, समय होता है, वेग बट्टा क्या होता है, समय होता है। और वेग बराबर क्या होता है, कोई बच्चा अगर बता दे कि भाई वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बट्टा समय होता है सर, विस्थापन बट्टा समय होता है।
और विस्थापन किसे कहते हैं सर? विस्थापन मैंने बताया था शॉर्टेस्ट दूरी को कहा जाता है विस्थापन, है ना। ये भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी होती है किसी भी दो बिंदु के बीच की, है ना, उसे विस्थापन कहते हैं। और जब दूरी होगा तो इसका भी मीटर होगा सर विस्थापन का, है ना, और समय का हो जाएगा आपका s हो जाएगा। तो ms इनवर्स 1 हो गया आपका किसका? सिर्फ वेग का। इसीलिए त्वरण के सूत्र में वेग ऊपर है तो ms इनवर्स हो जाता है और नीचे में समय है फिर से s। इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके बैक वाला पोर्शन को मैं यहाँ से बताया हूँ, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया कि त्वरण का बीमीय सूत्र कैसे और कहाँ से आते हैं। ठीक है, आप LT इनवर्स 2 को चाहे तो m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से? क्योंकि मैथ आप हमसे बेटर जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो पावर 0 हो जाता है इसका मतलब 1 होता है जनाब। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतने को 1 से गुना कर देंगे तो भी वही चीज़ रहेगा। इसीलिए m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -2 आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। अगला है हमारा रवि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेकर उसमें कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मिला देता है। अब जलीय विलयन ये ले लिया है और एल्युमिनियम मिला दिया है, विलयन का रंग बदल जाता है। यह किस किस चीज़ के निर्माण के कारण होता है? सीधे सीधे आपसे यह पूछने का प्रयत्न कर रहा है एग्जामिनर कि भाई कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम की प्रतिक्रिया से आप क्या बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने उस दिन भी बताया था, ये हूबहू अभिक्रिया बताया था। ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है जो एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन है, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैं इसको AQ लिख देता हूँ। अब इसको हम प्रतिक्रिया कराते हैं किससे भैया? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कराते हैं, Al से प्रतिक्रिया कराते हैं, तो इसके जो उत्पाद बनेंगे ये क्या बन जाता है भाई? Al2SO4 का 3, है ना, थ्राइस। ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट और इस प्रक्रिया में कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। ये कैसे होता है ये मैंने आपको कई दफ़ा बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कि भाई कम पढ़ने वाले बच्चे या कमज़ोर बच्चे को तेज बच्चा कंपटीशन से बाहर कर देता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, कंपटीशन से बाहर कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है इन दोनों में, यानी एल्युमिनियम में और कॉपर में, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वह जो है सल्फेट बनाएगा और एक वो छूट जाएगा, वो बाहर रह जाएगा। तो कॉपर और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसी एल्युमिनियम अपना सल्फेट का निर्माण कर लेता है और कॉपर को इस यौगिक से जो है आपका ना विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो कॉपर अलग हो गया है। ये कैसे होता है सर? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि इसको जानने के लिए आपको अभिक्रियाशीलता चेन को जानना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, हाँ मैंने क्या कहा अभी कि भाई जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वह क्या करता है? कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से बाहर कर देता है। जैसे ऊपर के रिएक्शन में आपने देखा कि कॉपर को बाहर कर दिया है इन्होंने और एल्युमिनियम जो है खुद का अपना जो है सल्फेट का निर्माण कर लिया है। ठीक है, देखिए ये जो अभिक्रिया बैलेंस करने की बात है वो तो आप भी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एप्लीकेबल होता है। इसीलिए आप बैलेंस कर सकते हैं 2 3 4 लगा के, वो देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट बना है और इतना हाइड्रोजन उस साइड था तो इतना इधर भी होना चाहिए। इतना तो आप जानते ही होंगे आई होप, है ना। इसीलिए मैं छोड़ दिया, वहाँ बैलेंस नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का चिन्ह रखा है। ये आपका कार्बन से हाई अभिक्रियाशील होता है, इससे ऊपर जो भी तत्व हैं। इनके अलावा जो आपका कार्बन से ये जो 4 गो दिख रहा है ये कार्बन से कम लेकिन हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशीलता रखता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील आपका सोना होता है। अगर जितने भी नामी गामी धातु में बात करेंगे तो सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, ये जितने भी महंगा है ना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। प्लेटिनम भी काफ़ी महंगे होते हैं भाई, प्लेटिनम भी ये जो है अमीर लोग ही पहनते हैं और सिल्वर तो मिडिल क्लास भी पहनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये जो भी महंगे धातु हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे महंगा जानते हैं, वो क्या होता है? कम अभिक्रियाशील होता है। और हाइड्रोजन से ऊपर वाला ये आपका जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है। और कार्बन से ऊपर वाला आपका सबसे तो पोटासियम होगा। सबसे पहले देखिए पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अभिक्रियाशीलता घटता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी आपको कॉपर और एल्युमिनियम देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ये कार्बन से जस्ट ऊपर है, यानी कार्बन से ज़्यादा अभिक्रियाशील
घुलनशील है। और कॉपर की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजनों से कम है, तो इस दूरी बहुत फासला है भाई, तो कॉपर इसके सामने कुछ भी नहीं है, पढ़ने में जीरो है, बहुत कमज़ोर है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प फूलों में क्लोरोफिल पर्णहरित कहाँ पाई जाती है? अरे ये तो वही बात हो गई, अभी तो मैंने बताया ही ना। नहीं, वहाँ पे मैंने आपको पौधों में बताया है कि भाई पौधों में जो है क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे पूछा है कि क्लोरोफिल फूलों में कहाँ पाई जाती है। जो फूल होते हैं ना, मुझे तो फूल भी नहीं बनाने आते यार, मतलब ड्राइंग मेरा बहुत कमज़ोर है, फिर भी मैं एक फूल यहाँ पे बना दिया हूँ, है ना। ये एक प्रकार का फूल है, तो पूछ रहा है कि भाई फूलों में जो ये क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, ये कहाँ पे पाई जाती है। पर्णहरित जो है ये फूलों के अंदर कहाँ पर पाई जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो ये जो है आपके दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग या स्त्री केसर, 4 गो ऑप्शन है। तो फूलों में जो है क्लोरोफिल जो पाया जाता है ये आपका कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये सबसे ऊपर वाला दलपुंज के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा जो बाह्य दलपुंज है जिसे कोरोला भी कहते हैं, कितना मैसेज किया, एक सेकेंड। पुष्प फूलों में क्लोरोफिल पर्णहरित कहाँ पाई जाती है? मैंने कहा बाह्य दलपुंज में पाई जाती है ना, बाह्य दलपुंज में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, पहले शायद मैंने दलपुंज कह दिया था। ये इतना ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं बच्चे, कुछ भी पूछते रहते हैं। ठीक है, अब किस जोन से फॉर्म भरे, अभी करेक्शन समय बाकी है, क्या 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 लिखते हैं। ये बाह्य दलपुंज है भैया, क्लोरा आंसर कर लीजिएगा इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी मैंने कहा कि जो ओवरऑल पेड़ के अंदर जो क्लोरोफिल पाई जाती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फूलों के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे पाई जाएगी, तो बाह्य दलपुंज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो दलपुंज होते हैं ये किसी भी पुष्प के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पुष्प के निचले हिस्सा है आपका क्या, क्लैक्स, KALCALYX, है ना, तो ये सबसे निचले हिस्सा है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई जो पत्तल होता है, पत्ता तो बना ही लेता हूँ, इस प्रकार से जो पत्ता बना है, तो ये जो डंटी है ना, इसे, है ना, पत्ते का जो ये मोटा भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो डंठली कहा जाता है, डंठली कहा जाता है हिंदी के अंदर। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये बाह्य दलपुंज है जिसे अपन कोरोला कहते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ना, इससे जो है क्रोमोप्लास्ट इससे जो रंग, इसमें जो रंगीन चीज़ पाई जाती है क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। ठीक है, और जो पंखुड़ी वगैरह वाला जो पार्ट है ये यहीं पे पाया जाता है फूल के अंदर, कहाँ पे, बाह्य दलपुंज के अंदर। तो पर्णहरित भी पाए जाते हैं, पंखुड़ी भी पाए जाते हैं, कहाँ पे, बाह्य दलपुंज के अंदर। दलपुंज या क्लैक्स मैंने क्या कहा, ये सबसे निचला पार्ट होता है किसी भी पुष्प का। पुमंग क्या होता है, ये मेल वाला जो है आपका मेल मतलब अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है आपका, पुमंग कहते हैं इसे। और इसे मैंने कहा था कि इसे भाई पुंकेसर भी कह सकते हो, क्योंकि इसी की इकाई होती है। और मैंने जायांग और स्त्री केसर, जो मादा वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है पुष्प के अंदर, मैंने दोनों बता रखा है। तो यह चीज़ यहाँ पे है, पुमंग आपका मेल वाला हो गया और स्त्री केसर या फिर जायांग ये आपका फीमेल जो है पार्ट हो जाएंगे फूलों के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कहे कि भाई मेल सेक्स सेल का निर्माण कहाँ पे होता है, मेल सेक्स सेल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो सिंपल से पुमंग के द्वारा होता है। और फीमेल सेक्स सेल का निर्माण कहाँ पे, तो स्त्री केसर या फिर जायांग वाले पार्ट में होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अच्छा, परागन कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि परागन, तो परागन भी आपका पुमंग से जुड़ा हुआ ही क्रियाकलाप है परागन, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अंडाशय वगैरह जो है स्त्री केसर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इनके अलावा जो है अगला, कोशिका में समसूत्री विभाजन का अंतिम चरण कौन सा होता है। देखिए मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ा रखा है, जो पेड PDF होती है उसमें, दूसरी या तीसरे क्लास में, कि भाई समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन ये सब क्या होते हैं, कौन दिए थे, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले समसूत्री विभाजन, इसका खोज किया था फ्लेमिंग। कौन किया था भाई, समसूत्री विभाजन का खोज कौन किया था, फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग, है ना, वाल्टर फ्लेमिंग। हम 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, तो एक राइटर का नाम वाल्टर डेला मारे थे। ठीक है, अंग्रेजी में
है ना, स्टोरी टोल्ड करके एक किताब था, उनके अंदर एक स्टोरी के राइटर का नाम था। यहाँ पे समसूत्री विभाजन की जो खोज की है वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, 1879 के अंदर किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन में क्या होती है मैंने आपको बता रखा है कि समसूत्री विभाजन में एक जननी सेल यानी एक मादा सेल या फिर जननी सेल, यह मादा नहीं कहना सही नहीं रहेगा, एक माता सेल कहना सही रहेगा, एक सेल से दो नए सेल का निर्माण होती है, दो नए सेल का निर्माण होती है, इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो मतलब विशेषता है कि इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है जननी सेल में और जो बेटी सेल या डॉटर सेल या संतान कोशिका बनेंगे, ये जो दो नए नए बने हैं, इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या समान ही होती है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में किया। समसूत्री विभाजन में एक माता कोशिका भाग लेकर के दो नए संतान कोशिका को उत्पत्ति करते हैं और इसमें क्रोमोसोम की संख्या माता सेल के जैसा ही होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये समसूत्री विभाजन जो है कितने चरण में होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 5 चरण में होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये किस सेल में होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई आपका जो समसूत्री विभाजन है ये किस प्रकार के कोशिका में संपन्न होता है, तो सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में, है ना, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, ये सोमैटिक सेल में होता है आपका कौन सा भैया, समसूत्री विभाजन। एक से दो बनेगा, क्रोमोसोम समान रहेगा। ये 5 चरण में होता है। सबसे पहले होता है इंटरफेज, तब होता है प्रोफेज, तब होता है आपका इंटरफेज, प्रोफेज, फिर होता है आपका मेटाफेज, फिर आपको होता है एनाफेज और लास्ट में होता है टेलीफेज। तो कैसे याद रखोगे, जैसे भाई माता सेल से दो नया सेल बनता है ना, तो जैसे दो नया सेल बनता तो माता सेल से टेलीफोन पे बात करता, तो शुरू स्टार्ट हुआ था इंटरफेज से, इंटर करने से कोई चीज़ होती है, काम बनती है भाई। अब ऑफिस में जाओगे ही नहीं तो कैसे ऑन करोगे अपना पीसी और एग्जाम दोगे, ठीक है। तो इंटरफेज से स्टार्ट होता है और टेलोफेज से समाप्त होता है। इंटर किया और फिर जब बन गया तो फिर जन्म लेने के बाद तुरंत जो है टेलीफोन किया अपने माता को, आई एम हैप्पी ठीक है भाई। तो ऐसे याद रखोगे। इसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे छोटी अवस्था जो है एनाफेज का होता है, 2 से 3 मिनट तक की ये अवस्था होती है। तो ये सबसे छोटा अवस्था होता है आपका समसूत्री विभाजन के 5 चरणों में, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप आंसर कर लेंगे। अंतिम चरण पूछा है टेलोफेज, टेलीफोन करेगा। इनके अलावा क्या होता है जब खाने वाला सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा कहते हैं, और फिर साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl कहते हैं, इसके साथ हम जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी धोने वाला सोडा बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसे अपन धोबिन सोडा या धोबन सोडा भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा इस प्रक्रिया में आपका जल का निर्माण होगा और साथ ही साथ एक गैस रिलीज होगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका अभिक्रिया जो है डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये NCERT एग्जाम्पलर और आपका जो है डायरेक्ट रेलवे में कई बार आया हुआ। ये अगर अभिक्रिया नहीं आता है तो आपसे पूछा जाता है कि खाने वाले सोडा को साधारण नमक के साथ गर्म करने पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। और अगर मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो धोबन सोडा बनते हैं। देखिए यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 जो होता है, इसे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। रसगुल्ला वगैरह बनाने में इस्तेमाल करी जाती है। इनके अलावा NaCl ये साधारण नमक है जो घर घर में है, आप सभी जानते हैं। इनके अलावा जो ये Na2CO3 है, हालांकि ये पूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी ये मेन प्रोडक्ट है Na2CO3, इसे अपन क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं अपन धोबन सोडा, धोबन सोडा। और एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, NaOH भी होता है, इसे अपन कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये जो सोडा वाला क्वेश्चन है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, NaOH, Na2CO3, NaHCO3। तो NaHCO3 जिसमें हाइड्रोजन वाला है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और जो Na2CO3 है इसे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। मैं चलता हूँ आगे। आंसर तो समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। मैंने अभी बताया धोबन सोडा का निर्माण होगा इस प्रोसेस में। अभिक्रिया लिख करके समझाया हूँ दोस्तों, तो समझ में आना ही चाहिए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग कितनी हाइट पे जो है स्थापित किए
जाते हैं तो लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे जो है स्थापित किए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका 36,000 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, है ना, 36,000 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ये जो भू स्थिर उपग्रह है, रेलवे आपसे पूछता है कि इसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में जो है विशेष करके किया जाता है, तो संचार प्रणाली में किया जाता है ना, संचार प्रणाली में जो है किया जाता है आपका भू स्थिर उपग्रह जो है इसका इस्तेमाल। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंचाई के फॉर्मेट में कि जो वायुमंडल की सबसे निचली लेयर है, क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल की हाइट कितनी होती है, तो 16 से 18 किलोमीटर होती है, यानी लेस देन 20 किलोमीटर जो ऑप्शन रहेगा वही आपको आंसर करना है। एनसीईआरटी 16 से 18 किलोमीटर ही लिखता है, ठीक है भाई, क्षोभ मंडल की। और ये सबसे कम हाइट वाला लेयर है जिसमें सभी प्रकार के मौसमी घटना होता है, अर्थात वर्षा, मेघ गर्जना, है ना, ये सभी जो है आपके कहाँ पे, क्षोभ मंडल में आती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ओजोन लेयर है वो कहाँ स्थित है, समताप मंडल में, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन, इसके अलावा एक और पूछा जाता है इस प्रकार के फॉर्मेट में कि जो एंडोस्कोपी में किसका इस्तेमाल होता है, एंडोस्कोपी। तो जो एंडोस्कोपी होता है इसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर, OFC, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपी में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसका इस्तेमाल संचार प्रणाली में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगला है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ के बेंजोइक एसिड का कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड अपन N2O लिखते हैं, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हंसाने वाली गैस या फिर जो है लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस, इसका इस्तेमाल पूछ दिया था पिछले एग्जाम में, तो निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेहोशी की स्थिति में लाने के लिए शल्य चिकित्सा में जो आपके ऑपरेशन वगैरह करने होते हैं डॉक्टर को, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे होता नहीं है। इनके अलावा इथाइल मरकैप्टन है, ये इथाइल मरकैप्टन क्या है, जो आपका LPG है, घरेलू सिलेंडर में जो आप LPG भर के रखे हो तो उसमें अपना कोई गंध नहीं होता है, लेकिन वो रिस होने के लिए, गंध पहचानने के लिए ये इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो सल्फर से जुड़ा हुआ पार्ट है। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। इनके निर्माण के कई सारे विधि हैं अमोनिया के। अमोनिया का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो, अमोनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हो सीमेंट वगैरह को स्टोर करने में। इनके अलावा टुडे एग्जाम, अच्छा, इनके अलावा जो है Na2 एक ऑक्साइड है, Na2 इस प्रकार से लिखा है, सोडियम ऑक्साइड, है ना, इस प्रकार से लिखा है कि ये क्या है, कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, वायु है या फिर न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इसका आंसर जो है आप ही लोग बताइएगा, आप ही लोग पे छोड़ता हूँ, है ना, आप ही लोग पे छोड़ता हूँ, हालांकि थ्योरी दे देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, तभी मैं समझूंगा कि जो बच्चा यहाँ तक पहुँचा वो हीरो है ना। देखिए भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था धातु अधातु वाले टॉपिक में कि भाई धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, जो आपको मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख देना है OXID, है ना। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है ना, अल्कलाइन होता है या फिर क्षारीय होता है। क्षारीय अम्लीय pH से तो समझ जाएंगे ना, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ऊपर है क्षारीय, 7 है न्यूट्रल, ठीक है। और जो आपका नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है ना, एसिटिक होता है। क्या होता है भाई, एसिटिक होता है, अम्लीय होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भाई मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होता है, अल्कलाइन क्षारीय होते हैं। नन मेटल या अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय या एसिटिक होती है। इसके अलावा कुछ अपवाद है जो उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है और जो आपके एग्जाम में आता है। यहाँ तक की बात याद रख लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, नहीं भी याद रखे तो आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि भाई धातु के ऑक्साइड, हाँ पूछा गया है धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, पूछा गया है भाई, कैसे बोल रहे हो यार, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है, जो मेटल के ऑक्साइड वो अल्कलाइन होंगे और जो नॉन मेटल के हैं वो एसिटिक होंगे। इसके अलावा कुछ उभयधर्मी गुण होता है, उभयधर्मी मतलब जो है अम्लीय भी होगा और आपका जो है क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। ये दोनों की गुण प्रदर्शित करते हैं कुछ धातु या तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे आपके जिंक के ऑक्साइड होंगे, जैसे आपके टीन के ऑक्साइड होंगे, जिंक के होंगे, टीन के होंगे। इसके अलावा अगर आपका एल्युमिनियम के ऑक्साइड होंगे तो ये भी सेम, ये भी उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है ना। ये कुछ आपका उदाहरण है, ये गिनी चुनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेरिलियम एक धातु है, इनका
का भी जो अगर आप बात करेंगे तो इनके भी जो ऑक्साइड है ना, ये उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये 4 को याद रखिएगा, जिंक का, टीन का, एल्युमिनियम का, बेरिलियम का। ये क्या करता है, शीशा का भी लिख लीजिए है ना, शीशा का PbO है ना, जो शीशा का आपका ऑक्साइड होता है ना, ये भी उभयधर्मी गुण रिलीज करता है। तो ये 5 को याद रखिएगा। बाद बाकी याद रखिएगा कि जो धातु है वो आपका क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं, और जो नॉन मेटल है, अधातु है, उनके अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। यही था आज का क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी पेड क्लास का जो PDF है वो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप से बाय कर सकते हैं, है ना। हमारा ई-बुक पैरासीटामोल, इसके अलावा रेलवे 30 सीरीज चल रही है, बिहार SSC की है, S30 जो SSC की अभी समाप्त हुई है। तो जैसी आपकी रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हो, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।